अब देखिए, जब हम लोग सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, आज के संदर्भ में हम लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और 21वीं शताब्दी को अगर हम देखें, एक मोमेंटस, एक हिस्टोरिक समय में हम रह रहे हैं. दिस सेंचुरी इज विटनेसिंग lot of turmoils in various parts of the world, and the current turmoil that is going on, we all know it very well, that is regarding Russia and the Ukraine war. पिछले लगभग 1.5 साल से चल रहा है. इससे पहले की भी जो शताब्दियां रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त रही हैं. 20th सेंचुरी में तो हम सब लोग जानते हैं, द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस. तो ऐसे जिसे हम कह सकते हैं इतने प्रॉब्लमेटिक, इतने डिस्टर्बेंस पीरियड में हम लोग सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं. एक तो ये बड़ा जो टर्मोइल वाला पीरियड चल रहा है, और दूसरी बात यह है कि जितने प्रकार के आज सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो शक्तियां हैं या जो सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आ गया, द न्यू सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिक फैक्टर्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट हैव अरिजन बिफोर अस, दे हैव कंपेल्ड the political theorists and the scholars to say something worthwhile on the issue of citizenship. We know it very well that this important issue of citizenship has been discussed even by our forefounding, by our the ancient founding fathers of our discipline, that is Aristotle के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, and down the line so many scholars, so many philosophers, they have discussed दिस कंसेप्ट. तो इससे पहले कि मैं आधुनिक समय में आऊं, जस्ट टू रिकैपिटुलेट व्हाट वाज द नोशन ऑफ सिटीजनशिप इन एंशिएंट टाइम्स. वी नो दिस फैक्ट वेरी वेल, दैट व्हाट अरिस्टोटल कंटेम्पलेटेड और व्हाट ही थॉट अबाउट सिटीजनशिप इन एंशिएंट टाइम्स इज परहैप्स आउट ऑफ ट्यून इन द मॉडर्न टाइम्स. लेकिन then we cannot just talk about the modern notion of citizenship in isolation from what happened in the ancient times. सिटीजनशिप के बारे में अरिस्टोटल ने जो हमको एक महत्वपूर्ण बात ये बताई कि दैट सिटीजनशिप इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट. एक व्यक्ति और राज के मध्य संबंधों का उसने निरूपण किया, जो नाम दिया वो था नागरिकता के नाम से, सिटीजनशिप. एंड ही सेड those people who are participating in the works of ecclesia यानी उस समय एंशिएंट जो डेलिबरेटिव बॉडी थी, लेजिस्लेटिव बॉडी थी, that was called by the name of ecclesia. जैसे आज हम पार्लियामेंट अपने यहाँ कहते हैं, कांग्रेस अमेरिका में कहते हैं, अलग अलग देशों में अलग नाम है, वैसे एंशिएंट ग्रीस में, यूनान में इट was called by the name of ecclesia. तो ecclesia में जो भाग ले रहे थे, जो डेलिब्रेशन कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, they were basically entitled to become the citizens of the then city states of Greece, particularly एथेंस के. तो जो एथेनियन जो डेमोक्रेसी थी, उस डेमोक्रेसी में जो सिटीजनशिप का नोशन था, एक लिमिटेड नोशन था कि अर्थात जो व्यक्ति विधायी कार्यों में प्रतिभाग कर रहा है, उन्हीं लोगों को मूल रूप से सिटीजनशिप ग्रांट करी जाती थी. एंड गोइंग बाय दैट यार्डस्टिक, जस्ट a minuscule percentage of the society could be granted citizenship. So it was a very narrow definition, a very narrow concept of citizenship. लेकिन what was more intriguing, what was most disturbing in the ancient times was that a vast section of the people was cut off from the notion of citizenship. अब चाहे उसमें महिलाएं रहे हों, चाहे उसमें वृद्ध पुरुष रहे हों, वयोवृद्ध रहे हों, चाहे एलियंस रहे हों, चाहे नॉन रेजिडेंट्स रहे हों, एलियंस रहे हों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनको नागरिकता के दायरे से बाहर रखा जाता था. तात्पर्य है कि उनको राज्य के विधायी कार्यों में या अन्य कार्यों में उनको शामिल होने की स्वतंत्रता नहीं थी. सो देयरफॉर टू बिगिन विथ वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू इन्वोक व्हाट अरिस्टोटल सेड अबाउट सिटीजनशिप. और उसी के बाद ही ये जितने शताब्दियां बीती एक के बाद एक, उस पर ये एडिशन होता गया, एड ऑन होता गया. तो जो ग्रीक टाइम्स था, यूनान का जो समय था, उस समय सिटीजनशिप को लेकर कोई बहुत उत्साहजनक कोई बात नहीं थी नागरिकता के विषय में. बट व्हेन वी कम इन द रोमन पीरियड, अगर हम रोमन पीरियड में आए, दैट इज द ग्रीक टाइम्स विच वॉज फॉलोड बाय द रोमन पीरियड,
और जो लगभग ग्रीक टाइम्स के बाद सुकरात, जो अरिस्टोटल के बाद का जो पीरियड शुरू होता है, जो विद्वता वाला पीरियड होता है, वो रोमन काल है। अच्छा, रोमन काल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि दे वर मोस्टली कंसंट्रेटेड, दे वर मोस्टली ग्राउंडेड in the in law making, in jurisprudence, in thinking rationally, in thinking logically, and in giving rise to the culture of positivism। प्रत्यक्षवाद को, यानी जो सकारात्मक वाद है, यानी पॉजिटिविज्म जिसको आप समझते हैं, अर्थात दैट इज मैन मेड लॉज, ह्यूमन मेड लॉज, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस था। साथ ही साथ जो डिवाइन लॉज थे उनका अलग रोल था, चर्च का एक अलग रोल था, लेकिन मूल जो महत्व था दैट वाज द रोमन लॉ, दैट इज द लॉज दैट वर क्रिएटेड बाय द पीपल। थोड़ा सा बस दो लाइन में अगर हम इसको संक्षेप में कर दें कि जो ग्रीक जो कंसेप्ट था सिटीजनशिप का और जो रोमन कंसेप्ट था सिटीजनशिप का, देयर वाज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू, इन द सेंस कि दैट व्हाइल द ग्रीक नोशन was very conscripted, it was very parochial in the sense that it denied so many classes of people of the state from the from the privilege of citizenship. There the Romans, they sought to include a vast majority of the people within the ranks of the citizenship। ये खास हमें ध्यान रखना होगा। देखिए, रोमन्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता जैसे हमने कहा, वो बौद्धिक व्यक्ति थे। उनमें रेशियलिज्म की भावना संभवतः उतना कूट कूट का नहीं भरी थी जितना ग्रीक्स में भरी थी, जितना एथेनियंस में भरी थी, जितना सुकरात में, जितना अरस्तु में भरी थी। अरस्तु भले ही हमारे विषय का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन उसको जनक किस हिसाब से कहा जाए, कभी कभी आई एम फोर्स्ड टू थिंक एंड रीथिंक। ये तो एक वेस्टर्न नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया दैट इज आवर फाउंडिंग फादर, लेकिन वो फाउंडिंग फादर क्या होगा जो जनता में के साथ भेद विभेद करे, जो दास्ता को प्राकृतिक बताए, जो दास्ता को नैतिक बताए, जो युद्ध बंदियों के साथ दास्ता पूर्व यानी सब ह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाए उसको जस्टिफाई करे। तो दीज आर नॉट द पैरामीटर्स ऑन विच अ फिलोसफर कुड बी ट्रीटेड एज अ फादर ऑफ एनी फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन। तो व्यक्तिगत रूप से तो मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ, लेकिन चलिए फॉर द कंजम्पशन ऑफ द सब्जेक्ट हमें उसे मान भी लेते हैं। लेकिन जो रोमन्स है, आप देखिए, रोमन्स ने इतना सुधार किया ग्रीक जो प्रैक्टिस थी कि उसने कहा कि युद्धबंदी जो होंगे उनके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। जो रोमन के जो लॉज होंगे, रोमन गवर्नमेंट के जो लॉज होंगे, उसी के अनुसार उनके साथ बिहेवियर किया जाएगा। उनको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उनको यातनाएं नहीं दी जाएंगी। और केवल एक वो राइट्स को डिनाई करते थे, सिटीजनशिप का जो राइट्स होते हैं, जो सिविल राइट्स मिलते हैं, सोशल राइट्स मिलते हैं, पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, तो उन्होंने कहा दासों को उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा अदर देन टेकिंग पार्ट इन द डेलिबरेटिव फंक्शंस, taking part in public speech and all that will be denied to the prisoners of war or to the slaves, but nonetheless they will not be denied the right to express themselves, the right to freedom of speech and expression, the right to demand for a more humane treatment at the hands of the masters। अपने मास्टर यानी अपने स्वामियों के द्वारा उनको साथ और मानवीय व्यवहार किया जाए, उसके लिए उनके पास स्वतंत्रता थी, वो डिमांड कर सकते थे। उनके साथ दुर्दशा ना हो इसकी डिमांड कर सकते थे, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द अरिस्टोटेलियन टाइम। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसीलिए रोमन्स जो हैं, दे आर क्रेडिटेड टू हैव डेवलप्ड द, जैसे जस्ट नेचुरल कहते हैं, नेचुरल लॉ, जस्ट सिविल कहते हैं यानी सिविल लॉ, जस्ट जेंटियम कहते हैं दैट इज द लॉज ऑफ द नेशन, और बाद में जिसके आधार पर इंटरनेशनल लॉ की उत्पत्ति हुई है। तो रोमन्स दे वर बेसिकली द मैन ऑफ दे वर मैन ऑफ विजडम। जैसे एक समय सोफिस्ट हुआ करते थे, उसी तरह से रोमन्स भी थे। लेकिन सोफिस्ट तो पैसा लेकर अपना विद्या दान करते थे, लेकिन रोमन्स के साथ ऐसा नहीं था। रोमन्स दे वर कंट्रीब्यूटिंग टू द एडवांसमेंट, टू द ग्रोथ, टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो सिटीजनशिप का जितना फलता फूलता विकास हुआ प्राचीन समय में, रोमन सभ्यता के दौरान, रोमन शासकों के दौरान, संभवतः प्राचीन समय में इतना कभी नहीं हुआ। सो दिस इज दिस वी हैव टू रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप। अब देखिए, बात का जो समय था, जो मध्यकाल आया, फिर आधुनिक समय आया, अधिकांश अरिस्टोटल के बारे में बात हुई नागरिकता को लेकर, और साथ साथ रोमन
कंट्रीब्यूशन को लेकर बात हुई। बट व्हेन वी एंटर इनटू द मॉडर्न टाइम्स, जब हम आधुनिक समय में आते हैं और विशेष रूप से हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, यानी एवर सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद हम देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे। इफ यू रिमेंबर कि दैट द डिकेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स अंटिल द डिकेड ऑफ 1980, 1950 से लेकर 1980 तक का जो दशक था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद, दैट वाज डिवोटेड टू डिस्कसिंग the liberation of individuals, the liberation of the nation states from the clutches of apartheid, racialism, imperialism, colonialism and all sorts of foreign domination. यानी ये जो 30 साल का समय है 1950 के बाद का लेकर 1980 तक का, नागरिकता का जो विकास हुआ, जो एक्सपेंशन हुआ है अभूतपूर्व से 3 दशकों में, वो संयुक्त राष्ट्र का इसमें एक बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो डिकेड ऑफ डीकोलोनाइजेशन रहा हो, चाहे द फाइट अगेंस्ट रेसिज्म रहा हो, चाहे द फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन रहा हो, या जो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, जिसे हम सीडॉ कहते हैं, CEDAW 1979 का, ये सब बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन 1950 के बाद होना शुरू हुए। और आज हम देखते हैं कि तस्वीर काफी कुछ बदल गई है। तो आधुनिक समय में जो सिटीजनशिप डिबेट्स हैं, जो नागरिकता के संबंध में जो वाद विवाद है, जो चिंतन है, जो विमर्श है, ये 1950 के बाद अधिकांश शुरू होता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि दैट सिटीजनशिप डिबेट और द डिबेट्स ऑन सिटीजनशिप इज बेसिकली वेस्टर्न इन कैरेक्टर. More than the Eastern civilization, it is the Western civilization that has contributed to the development of the notion of citizenship, particularly after the Second World War and with the inception or with the establishment of the United Nations. इसलिए पाश्चात्य जगत का, पश्चिम जगत का मानना है कि that citizenship is basically an issue that has come into focus with the development of the Western civilization. हालांकि देखिए इसके ऊपर भी बड़ा वाद विवाद है, बड़ा इसके ऊपर सहमति नहीं है। जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं, है ना, जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन से यानी जो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स हैं, चाहे उसमें फ्रांस फैनन हो, जो रिचर्ड ऑफ द अर्थ जिसकी पुस्तक है, या जैसे उन्हीं की एक पुस्तक है ब्लैक स्किन्स व्हाइट मास्क, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, वहां पर उन्होंने चर्चा किया है किस प्रकार से औपनिवेशिक शासन काल में आम जनता की आवाज को, आम जनता की पहचान को, आइडेंटिटी को किस तरह से दबाया गया है, और आज आवश्यकता है कि आज जनता को और अब उसको खुला माहौल दिया जाए। तो इस बात की जो ये क्लेम करता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्लेम करता है कि दैट द टॉक्स on citizenship is basically an offshoot of Western intellectual literature, again stands contradicted, if not contradicted, at least stands contested. इसके ऊपर लोगों का एक सहमति नहीं है, चाहे फ्रांस फैनन हो, चाहे एडवर्ड सैड हो, चाहे गायत्री स्पिवक हो, जिन्होंने ओरिएंटलिज्म नाम का एक सिद्धांत दिया। तो बहुत सारे इस तरह के वाद विवाद के विषय, चिंतन के विषय हैं जो नागरिकता के चारों ओर तरफ घूमते रहे हैं। और देखिए पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स हैं, उन्होंने एक बात तो सामान्य रूप से ये कही है कि दैट द इशू ऑफ सिटीजनशिप इज नॉट सिंपली कंसर्न विद द ग्रांट ऑफ सर्टेन सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स, कि अर्थात जो वेस्टर्न जो नैरेटिव है नागरिकता को लेकर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस ने जिस प्रकार से इसमें पहल किया कि जो फंडामेंटल राइट्स होंगे, जो हमारे यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, इस प्रकार के जो अधिकार होंगे वो सभी व्यक्तियों को दिए जाएंगे, चाहे वो यानी किसी भी बैरियर के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। ये तो एक सिंपलिस्टिक या ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है। लेकिन जो ईस्टर्न स्कॉलर्स हैं, जैसे हमने नाम बताया, these scholars of the third world countries, scholars of the developing countries, they say that the issue of citizenship in modern times is very much associated with so many factors, whether it is the factor of ethnicity, whether it is linguism, whether it is racialism, whether it is nationalism or other factors allied to all these issues. इसलिए नागरिकता को आप भले ही आज आप संविधान के माध्यम से सुनिश्चित कर दें। अमेरिका का संविधान जब बना था मूल रूप से
1789 में जब बन के तैयार हो गया तब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल राइट्स भी नहीं थे। वो तो संविधान में, अमेरिका के संविधान में जो पहले 10 संवैधानिक संशोधन हुए उस आधार पर ये 10 अधिकार जोड़े गए जिसको फंडामेंटल राइट्स के नाम से दिया गया। इसलिए ये जो इशू है कि पाश्चात्य जगत जो बात करता आपने जोड़ दिया और वो नागरिकता का विषय बन गया, ऐसा इतना सिंप्लीफिकेशन नहीं है। इसीलिए बार बार इसके ऊपर चार्ज लगाए, इट इज ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कल्चरल फिनोमिना, वेरी कॉम्प्लेक्स कल्चरल फिनोमिना। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो विचारक को मानते हैं इट इज बेसिकली कल्चरल स्पेसिफिक, इट हैज कल्चरल रिलेटिविस्टिक डायमेंशन। ये यानी सांस्कृतिक विशेष ये समस्या है। आपके जैसे अमेरिका में जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर जो चला था कार्यक्रम, वहां पर सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है, सभी के पास नागरिक अधिकार हैं। फिर क्या वजह है कि बार बार वहां पर ये समस्याएं उठ रही हैं? कैंपस फायरिंग्स हो रही है, यूनिवर्सिटी में जो कैंपस में स्टूडेंट्स होते हैं वहां पर कितनी फायरिंग्स होती है, आए दिन होती हैं। ये सारी समस्याओं को देखा गया है नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में, खासतौर से जो ब्लैक वायलेंस हो रहा है, चाहे फ्रांस में हुआ और जो मोरक्को में था, नाहिल का जो मर्डर हुआ था, या फ्रांस में या जो अमेरिका में हुआ या अन्य देशों में, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। अब देखिए इस आधार पर जो सिटीजनशिप डिबेट्स हैं इसके अलग अलग थ्योरीज कहे गए, जिसे हमने कहा थ्योरिकल पर्सपेक्टिव्स कहे गए हैं, इसके अलग अलग डायमेंशंस इसके माने गए हैं। ये तो व्यवहार वाली बातें थी। अब देखिए जब हम इसको थ्योरिटिकल फॉर्म में अब हम इसको डिस्कस करते हैं तो जो सिटीजनशिप का मामला है उसके जो पहला जो एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत इसके बारे में कहा गया है, दैट इज अ लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू ऑफ सिटीजनशिप। लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू ऑफ सिटीजनशिप, इसके कई डायमेंशंस हैं। अर्थात जो व्यक्तिवादी उदारवादी दृष्टिकोण है नागरिकता को लेकर, यानी क्या ये जो दृष्टिकोण है, दो शब्द इसमें जुड़े हैं, व्यक्तिवादी उदारवादी दृष्टिकोण, individualistic liberal viewpoint of or the conception of citizenship. Now this is the core, it is a core theory that is championed by the Western civilization, that is championed by the Western scholars in fact. पहले से ये सब चला आ रहा है और विशेष रूप से आज के समय में तो और भी विचारक हैं, अभी हम बताएंगे, लेकिन जो ये थ्योरी है विशेष रूप से जो लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू पॉइंट, अगर आप देखिए व्हाट इज लिबरलिज्म, liberalism is essentially a combination of ideas that first of all that reposes faith in human rationality, that reposes faith in human competence। यानी उदारवाद ये वो वैचारिक सिद्धांत है जो सबसे बड़ा, इसका महत्व क्या है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है मनुष्य की गरिमा में, मनुष्य की बौद्धिकता में, मनुष्य के सामर्थ्य में विश्वास व्यक्त करना। यानी दैट मैन और इंडिविजुअल इज बेसिकली कॉम्पिटेंट, ही इज बेसिकली अ रैशनल क्रीचर, ही इज बेसिकली अ सेल्फ थिंकिंग क्रीचर, ही हैज द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस सूटिंग हिज इंटरेस्ट, ही नोज व्हाट इज सोशल गुड, व्हाट इज इंडिविजुअल गुड, ही डजंट नीड एनी एक्सटर्नल प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। उसको किसी बाहरी सरकार से या किसी बाहरी संस्था से किसी प्रकार के किसी उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे उसको व्यवहार करना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए। लिबरलिज्म का मूल मंत्र तो यही है, यानी उदारवादी दृष्टिकोण, उदार चरिता नाम ही वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अब देखिए क्यों जो उदारवाद ऐसा सोचता है, क्योंकि मध्यकाल में इट वॉज अ डार्क एज, हम जानते हैं मध्यकाल का जो लगभग 500 साल का काल है, मैकियावेली जिसका लगभग अंतिम उसका समर्थक माना जाता है, अंतिम जिसे प्रवर्तक माना जाता है, हालांकि वो तो एक आधुनिक विचारक के रूप में अपनी बात कर रहा था, लेकिन मध्यकाल तक तो ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन रेशनैलिटी के बारे में कोई विचार ही नहीं होता था। इसलिए मध्यकाल जब समाप्त हुआ धीरे धीरे, वो क्यों समाप्त हुआ कि व्यक्ति का जो बौद्धिकता को मौका मिला काम करने का, और इसीलिए लेजे फेयर की भावना शुरू हुई, लीव अलोन जिसे हम कहते हैं, यद भाव्यम नीति जिसे कहते हैं, जिसे मैक्सिमम इंडिविजुअल लिबर्टी एंड मिनिमम स्टेट एक्शन कहते हैं। ये सारी जो बातें कही गई हैं ये मनुष्य के लिबरलिज्म को चरितार्थ करती हैं। मैक्सिमम इंडिविजुअल लिबर्टी एंड मिनिमम स्टेट एक्शन ये लिबरलिज्म का मूल मंत्र है और साथ साथ इंडिविजुअलिज्म का मूल मंत्र है। इसे क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं। तो जो पाश्चात्य जगत है या पाश्चात्य जो थ्योरी है विद रिगार्ड टू सिटीजनशिप, वो यही है। अब आप समझ लीजिए क्या है, दैट इज दिस थ्योरी सेज दैट
civil, political, legal rights, basically civil and legal rights, they are most essential rights for the people. यानी दो तरह के अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी सिविल और लीगल जो राइट्स हैं, यानी नागरिक और विधिक अधिकार. यानी क्यों ये अधिकार है, क्यों नहीं सोशल राइट्स के बारे में बात करता है. बात यहाँ ये आती है, क्यों नहीं ये उतना पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करता है, हालांकि बाद में बात होती है. Why doesn't it talk about the civil and legal rights? ये इसलिए नहीं बात करता है क्योंकि जो लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू पॉइंट है, इट कंसिडर्स इंडिविजुअल बेसिकली एज अ पैसिव क्रीचर. इंडिविजुअल्स आर बेसिकली ए पॉलिटिकल क्रीचर. दो चीजें ध्यान रखिएगा कि दो विशेषताएं इसमें है जो लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू पॉइंट ऑफ सिटीजनशिप है, कि ये पैसिविसिटी ऑफ इंडिविजुअल में विश्वास करता है, यानी व्यक्ति निष्क्रिय होता है, यानी पॉलिटिकली ही इज इनएक्टिव. जिसे कहता है ए पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है. क्यों? क्योंकि राजनीतिक कार्य वो होंगे जो लॉ इन्फोर्सिंग या पुलिसिंग कार्य होता है, यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना एक पॉलिटिकल फंक्शन है, ये सिविल या लीगल फंक्शन नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिस्ट थिंकर्स, लिबरल इंडिविजुअलिस्ट थिंकर्स. अब देखिए, जो पहले वाला जो नागरिक आ रहा था, जो 16वीं शताब्दी में जो नागरिक धीरे धीरे आधुनिक समय में आने लगे, प्रवेश करने लगे, दे डिड नॉट नीड पॉलिटिकल राइट्स, दे डिड नॉट रिक्वायर सोशल राइट्स, दे रिक्वायर्ड बेसिकली सिविल एंड लीगल राइट्स. और क्यों चाहिए था, बात याद है क्यों चाहिए था, चाहिए इसलिए था ये अधिकार. इसलिए देखिए, आप माल्थस को आप देख लीजिए, जो इकोनॉमिक जो वो है स्कॉलर्स है, माल्थस है, रिकार्डो है, एडम स्मिथ है, ये तीन जो त्रिमूर्ति जो हैं, इन लोगों ने कहा सिविल पॉलिटिकल राइट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि दे पीपल वर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट द पोजीशंस. लोग अपने पोजीशंस, अपने यानी जो उनकी संपत्तियां थी उसके बारे में ज्यादा चिंतित थे. बिकॉज मेन वर बेसिकली दे वर क्रीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी. ये जो माल्थस, रिकार्डो और एडम स्मिथ तीन जो महानुभाव हैं, जो तीनों ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं, ये मानते हैं कि सिविल लीगल राइट्स का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो लोगों का एस्टेट है, एस्टेट ESTATE, स्टेट वाला नहीं, STATE नहीं, ESTATE, एस्टेट यानी संपत्ति में प्रॉपर्टी आ जाएगी, एस्टेट में आ जाएगी जो उसका घर मकान, उसकी दुकान, उसका बिजनेस, उसका जो उद्यम है, सब कुछ आ जाएगा, उसका साम्राज्य, उसकी जमींदारी, उसके तालुकेदारी, यानी जो कुछ आ जाए उसके पास है वो सब स्टेट में आ जाएगा. तो अगर व्यक्ति के पास सिविल और लीगल राइट्स होंगे तो कम से कम अपने स्टेट की प्रोटेक्शन कर पाएगा, कोई व्यक्ति उसके ऊपर हाथ नहीं लगा पाएगा. ये उनका मूल उद्देश्य था सिविल लीगल राइट्स को प्राप्त करने का. सो द फर्स्ट that is the foundation of the citizenship theory of the Western world or the Western scholars rest in the liberal individualistic viewpoint. They do not want the state to be very active. दूसरा डायमेंशन देख लीजिए, वो लोग राज्य के बहुत ज्यादा सक्रियता के ऊपर उनका विश्वास नहीं था. वो जानते थे राज्य बहुत सक्रिय होगा तो क्या होगा, ज्यादा सक्रियता हमारे लिए समस्या हो जाएगी. अत्यादर सर्वत्र वर्ज्यते, जैसे हम लोग कहते हैं, अति आदर की भी को हमें त्यागना चाहिए. कोई बहुत ज्यादा आदर सत्कार कर रहा है, इसका मतलब उसके पीछे उसका कोई हित छुपा हुआ है. इसीलिए जो सिविल इंडिविजुअलिस्ट जो स्कॉलर्स है, दे डिड नॉट वांट एन एक्टिव स्टेट, दे वांट बेसिकली अ पैसिव स्टेट, बिकॉज दे न्यू अ पैसिव स्टेट कैन ओनली प्रोटेक्ट द पैसिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स. They only that such a state could protect the disinterestedness of the individuals in political affairs. एक आम व्यक्ति जो राजनीतिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेना चाहता है, उसको आप कंपेल नहीं कर सकते. रूसो की तरह से नहीं, that man will be forced to be free. हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने के लिए बाध्य किया जाएगा. या थॉमस हिल ग्रीन का जो कलेक्टिव गुड था कि राज्य हस्तक्षेप कर सकता है आपकी प्राइवेट लाइफ में, अगर आप पाउपरिज्म कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, या आप इग्नोरेंट रहना चाहते हैं, दिस विल नॉट बी अलाउड अंडर द ग्रीन्स डॉक्ट्रिन. तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमें ध्यान रखना होगा. इसलिए जो लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू पॉइंट है, ये एक ऐसा व्यू पॉइंट है विच इज टॉकिंग अबाउट द मैन ऑफ प्रॉपर्टी. इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रिविलेजेस ऑफ द पीपल. दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स. लोगों की संपत्ति, लोगों के विशेषाधिकार ये तभी सुरक्षित रहेंगे जब एक निष्क्रिय राज्य होगा.
क्योंकि निष्क्रिय राज्य ज्यादा कदम नहीं उठाएगा कि पूरे सर्व समाज को साथ लेकर चले। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय या वसुधैव कुटुंबकम, हमारी तो प्राचीन जो दर्शन है वो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, लेकिन जो पाश्चात्य सभ्यता है वो सबको साथ लेकर चलना उसको संकट दिखता है, उसको खतरा दिखता है। सब साथ चलेंगे तो हमारी संपत्ति का क्या होगा, वो संपत्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो जो लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू पॉइंट है इट इज पैरोकियल, लेकिन जो वर्तमान में जो स्कॉलर्स हैं पाश्चात्य जगत के वो इसको एक आधारशिला मानते हैं। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात, अब एक दूसरा सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं कि सिविक रिपब्लिकन थ्योरी, द सिविक रिपब्लिकन थ्योरी। ये एक दूसरा सिद्धांत है नागरिकता को लेकर। जैसा नाम बता रहा है, नागरिक गणतंत्री सिद्धांत, सिटीजनशिप का, सिविक रिपब्लिकन थ्योरी। अब देखिए जो सिविक रिपब्लिकन थ्योरी है इट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी, इट इज नॉट द ऑपोजिट, but definitely it contradicts it, it criticizes the liberal individualistic viewpoint of citizenship. मूल मंत्र वही है, क्योंकि दोनों पश्चिम के सिद्धांत हैं। और यह सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप निष्क्रिय रहेंगे, जनता अधिक निष्क्रिय हो गई, तो वो भी क्राइसिस है, दैट विल बी अ क्राइसिस फॉर सिटीजनशिप। आप बहुत ज्यादा शांत रह जाएंगे, अपने घरों में बंद रह जाएंगे, रखवाली करते रह जाएंगे, तो संभवतः एक ऐसा समय आएगा जब केला तबही न चेतिया, जब डिंग लागे बेड़, अब के चेते का भया, जब काटोली न घेर। आपके विरोधी आपके चारों तरफ खड़े हो जाएंगे और बस प्रतीक्षा करेंगे किस तरह से आपके घर में घुस जाए, आपकी संपत्ति उठा ले जाए। उसने कहा अत्यधिक निष्क्रियता ये एक संकट का सूचक है, इसलिए दे टॉक्ड अबाउट कमिंग आउट ऑफ पैसिविटी एंड ट्राइंग टू बिकम एन अलर्ट सिटीजन। अलर्ट सिटीजन जैसे हम लोग कहते हैं डिनाइजेंस या नेटिजन्स जिसे हम कहते हैं, यानी जो नए नए शब्द आ रहे डिनाइजेंस और नेटिजन्स हैं, यानी जो लोग इंटरनेट सेवी, जो लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट पर काम करते हैं, उनको एक नया नाम दे दिया गया, नेटिजन्स का उनका नाम दे दिया गया है। नेट है ना, इंटरनेट जो हम कहते हैं, यानी नागरिक वो भी, लेकिन उनकी नागरिकता आज क्या हो गई है, आज इंटरनेट सेवी हो गई है, टेक सेवी हो गई जिसे हम कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड सिटीजनशिप होता जा रहा है। जैसे हम लोग कॉर्पोरेट सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, तो ये जो दूसरा सिद्धांत है सिविक रिपब्लिकन थ्योरी जो है वो भी इस सिद्धांत को ये कहती है कि निष्क्रियता को त्याग करके एक आम व्यक्ति को अपने हितों की चिंता करते हुए सामान्य रूप से समाज के सामने दिखना चाहिए। अगर आप समाज के हाशिए पर रहेंगे तो जो हाशिए पर लोग हैं वो समाज के मुख्य धारा में आ जाएंगे और आपके जो भी कुछ है, जो प्रिविलेजेस हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। सो दिस थ्योरी ट्राइज टू टेल एवरीवन दैट सी too much of ignorance, too much of pessimism, too much of passivity is not at all welcome. एमिताई, इसका जो रिचर्ड डैगर एक बहुत बड़ा इसका प्रवक्ता है, रिचर्ड डैगर 1999 में इसने एक लेख लिखा था रिपब्लिकन सिटीजनशिप, और इस सिटीजनशिप जो इसका एक लंबा लेख है उसमें इस बात को बड़ा थ्रेडबेयर डिस्कस करता है और कई सारे इसके इश्यूज और एंगल्स को डिस्कस करता है। और हालांकि उसने ये कहा कि ये जो सिविक रिपब्लिकन जो डायमेंशन है, ये कहता है कि ये तब मजबूत होगा जब आप अपने रिपब्लिक को मजबूत करने के लिए पार्टिसिपेटरी रोल अपनाएंगे, यानी पार्टिसिपेटरी रोल ऑफ सिटीजनशिप शुड बी देयर। सिटीजनशिप कुड नेवर एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, इट हैज टू बी एक्टिव, इट हैज टू बी वाइब्रेंट, इट हैज टू बी डायनेमिक इन ऑर्डर टू बी अ वर्थ वाइल नोशन ऑफ सिटीजनशिप। रिचर्ड डैगर का ये मानना है। और इसे कहा जो ये कह रहा सिविक यानी सिविक पार्टिसिपेशन, और जब सिविक पार्टिसिपेशन के बारे में बात करता है तो सिविक अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी बात करता है। तो ये जो एक नई प्रकार की विचारधारा दी गई है, क्योंकि इसलिए दी गई क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टेट एक्टिव होता जा रहा है, ओवर एक्टिव हो। पाश्चात्य देशों को देख लीजिए, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्टिव, जिसे कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एक जो नया शब्द चला है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों का सुरक्षाकरण करा जा रहा है, लोकतंत्र का सुरक्षाकरण किया जा रहा है।
भाई जिस तरह के आज समस्याएं आ गई हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज के ऊपर, यानी नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जो नए नए थ्रेट्स आज उत्पन्न किए जा रहे हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो, साइबर थ्रेट हो, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा थ्रेट हो, चाहे वो अन्य प्रकार से जो समस्याएं आ रही हैं, द स्टेट इज बिकमिंग एक्टिव एंड ओवर एक्टिव। आज पहले वाला पुलिस स्टेट या लेजर फेयर स्टेट नहीं रहा है। इसलिए जो आज का राज्य है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो जो जिस प्रकार के कानून बना रहा है, उस कानून के दायरे में पाश्चात्य लोगों के देशों भी उन देशों के भी अधिकार आज सर्वेलांस पर आ गए हैं, आज स्कैनर पर आ गए हैं, आज सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के ऑपरेटर्स पर आ गए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा सिटीजन्स हैव टू बी अवेयर, दे हैव टू बी विजिलेंट। और इसीलिए वो सिविक रिपब्लिकन पार्टिसिपेशन के बारे में बात करते हैं, रिपब्लिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। रिपब्लिक क्या, इन्होंने कहा जो रिचर्ड डेगर कहता है, रेस पब्लिका इज रेस पब्लिक, रेस पब्लिका इज रेस पब्लिक, यानी रेस पब्लिका यानी समथिंग दैट इज मेंट फॉर पब्लिक इज रिपब्लिक। ऐसा जो चीज है जनता के लिए वही जनतंत्र है। जनानाम तंत्रम इति जनतंत्रम, लोकानाम तंत्रम इति लोकतंत्रम, यानी जो चीजें लोक से संबंधित है, जनता से संबंधित है, उसी को जनतंत्र या लोकतंत्र कहेंगे। और इसीलिए इन्होंने कहा कि पब्लिसिटी एंड सेल्फ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिसिटी, ये सिविक रिपब्लिकन जो आइडियोलॉजी है, वो कहता है सेल्फ, जो पहली बात कहता है पब्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिसिटी मतलब है टू ब्रिंग थिंग्स इन पब्लिक व्यू, चीजों को सामान्य यानी सार्वजनिक दायरे पर लाना, सार्वजनिक पटल पर लाना, उसको पर्दे के पीछे नहीं रखना, जैसे लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू पॉइंट कहता है। इसका तात्पर्य है कि जितना अधिक से अधिक उसका प्रचार किया जा सके, जिसे आज के हम समय में कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है। भाई अब तो थोड़ा ही पुराना पड़ता जा रहा है। नॉलेज इज पावर, इट इज समथिंग गेटिंग आउटडेटेड। अभी जो करंट में चल रहा है दैट इज डेटा इज पावर, डेटा इज पावर। जो हम लोग ऑनलाइन जुड़े हैं डेटा से तो चल रहा है। सो डेटा इज पावर और डेटा इज लीडिंग द नेशन स्टेट्स टू कॉलोनियलिज्म, है ना। इसीलिए 5G और अब आगे बात चल रही है 6G की चलने की बात हो गई है। जिसके पास 6G होगा वो दुनिया की फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा। और आज एक चीज और कही जा रही है, जैसे हम लोग कहते हैं डेटा इज डेमोक्रेसी, नॉलेज इज डेमोक्रेसी, और एक चीज और कही जा रही है जो अभी G20 हुआ है, उसमें एक नया नारा दिया गया है, डीकार्बनाइजेशन इज डेवलपमेंट। डीकार्बनाइजेशन इज डेवलपमेंट, यानी विकार्बनीकरण करना ही वास्तविक लोकतंत्र है। देखिए कितने नए नए प्रकार के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये बार बार ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न डिस्कोर्स ऑन सिटीजनशिप है, इट इज नॉट अ स्टैटिक डिस्कोर्स, इट इज नॉट अ फिक्स्ड डिस्कोर्स, समथिंग दैट हैज बीन फिक्स्ड इन अ सर्टेन पैरामीटर। और इसको कहा गया इट इज कल्चर स्पेसिफिक ऑल्सो, कल्चर स्पेसिफिक, जो हमने अभी शुरू में कहा था। इट इज अ रिलेटिविस्ट व्यू पॉइंट, इट इज अ रिलेटिविस्ट थ्योरी। अब कल्चर स्पेसिफिक क्या है, रिलेटिविस्ट थ्योरी क्या है, इसका तात्पर्य यह है, यानी जिसको प्लूरलिज्म के बारे में कहते हैं, द प्लूरलिस्टिक नोशन ऑफ सिटीजनशिप, जो डेविड हेल्ड का जो मानना है। डेविड हेल्ड का आपने सुना होगा कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के बारे में वो बात करता है। ही इज द प्रोपोनेंट ऑफ कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतंत्र होगा वो होमोजीनियस लोकतंत्र नहीं है, इट इज हिट्रोजीनियस डेमोक्रेसी। अब देखिए जब हिट्रोजेनिटी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात कहता है तो उसी तरह हिट्रोजेनिटी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में भी बात किया जाता है, जिसके बारे में विल किमलिका ने बात किया है, जिसके बारे में भीखू पारेख ने बात किया है, जिसके बारे में T.H. मार्शल ने बात किया है। बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने इस प्रकार के द प्रोलिफरेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप के बारे में कहा है। नागरिकता का किस प्रकार से प्रचार हो रहा है, किस प्रकार से एक्सपेंशन हो रहा है, इसीलिए कहा इट इज कल्चर स्पेसिफिक। कल्चर स्पेसिफिक जैसे हमने कहा कि जो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स हैं, दैट इज द थिंकर्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, दे डू नॉट व्यू सिटीजनशिप in line with the notion that has been propagated, that has been propounded by the Western scholars. जो तीसरी दुनिया के देश के जो लोग हैं, यानी जो विचारक हैं, विद्वान हैं, वो पाश्चात्य देशों के विचारकों के द्वारा जो बात कही गई है उससे सहमत नहीं है। अभी T.H. मार्शल के बारे में जब हम बात करते हैं तो T.H. मार्शल का जो सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास की उसकी जो थ्योरी है,
जो वो बात ये करता है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, जो उसकी थ्योरी है 1950 की जो किताब है, वो जो किताब में वो लिखता, अपनी पुस्तक में लिखता है, इस बात को खुला चैलेंज किया गया है बहुत सारे एंथनी डिकेंस जो कम्युनिस्ट जो विचारक हैं, किस तरह से काउंटर किया है। लेकिन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो इसलिए जो हमने कहा कल्चर स्पेसिफिक है, ये रिलेटिविस्ट, ये एक व्यू पॉइंट है। जो 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 विकासशील देश है, जैसे हम लोग कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड है, या जो लेस डेवलपिंग वर्ल्ड है, या जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, जिसके बारे में वॉलर इमैनुअल जो बात करता है, यानी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में जो बात करता है, कोर और पेरिफेरी के बारे में जो बात करता है, यानी जो डिपेंडेंसी थ्योरी के जो विचारक हैं जो बात करते हैं, जो कोर में जो बैठे हैं विचारक, यानी पाश्चात्य देशों में जो विचारक बैठे हैं, उनकी विचारधारा नागरिकता को लेकर बहुत भिन्न है, उनकी विचारधारा लोकतंत्र को लेकर बहुत भिन्न है, उनकी विचारधारा डेवलपमेंट को लेकर बहुत भिन्न है। लेकिन जो पेरिफेरी के जो स्कॉलर्स हैं वो उसको अलग व्यू पॉइंट से देखते हैं, इसीलिए वो कल्चर स्पेसिफिक हो जाता है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, दे डू नॉट सब्सक्राइब टू द व्यू पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न स्कॉलर्स। इसीलिए जो टी एच मार्शल ने जो बात कही है, जो सोशल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, सामाजिक नागरिकता के बारे में बात करता है, अपने 1950 की किताब में सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास के बारे में जो बात करता है, उसको चैलेंज किया गया है बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एज वेल एज बाय द स्कॉलर्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसमें एंथनी डिकेंस का नाम आता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा, ये आप समझ लीजिए कि एक बड़ा कंटेस्टेड टॉपिक है, और यही कारण है आज तक who is a citizen, what could be the proper definition of citizen, it is yet to be settled. This problem is yet going on. आज भी कोई there is no unanimous definition of citizenship. लेकिन सिटीजनशिप के बारे में कहा गया, एक बात तो कहा गया है, जैसे ब्रिटिश स्कॉलर्स है, विलियम कॉबल है या डगलस हर्ड है, इन लोगों ने कहा सिटीजनशिप इज बेसिकली ए बॉन्ड। नागरिकता एक प्रकार का एक बॉन्ड है, ये वो बंधन है जो पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। एटलीस्ट दिस इज द मिनिमम कॉमन डिनोमिनेटर वेयर मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ द वेस्ट एंड द ईस्ट दे सीम टू एग्री अपॉन। इट इज अ बॉन्ड दैट ट्राइज टू बाइंड द सोसाइटीज टुगेदर, चाहे वो कैसी भी सोसाइटी हो, लेकिन एक आवश्यकता है, और वो नागरिकता के द्वारा। तो देखिए, नागरिकता के बारे में जब हम, एक समय वो था जब वो क्लैन बेस्ड सिटीजनशिप कहा जाता था, जब रेस बेस्ड सिटीजनशिप था, जैसे यूनान के समय में या कुछ रोमन काल में, इट वाज अ क्लैन बेस्ड, इट वाज अ रेस बेस्ड सिटीजनशिप। लेकिन आज जो 20वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी के बाद का जो समय चल रहा है, it has transcended all barriers. It is trying to transcend all barriers. It is trying to adopt a universalistic approach and an all-encompassing approach, trying to overcome so many barriers, so many restraints, so many hurdles and roadblocks on its way to uniting the people. तो इसलिए कहा गया, it is not simple. It is not a simple relationship between individual and the state. It is too simplistic. It is an oversimplification of a very complex idea. क्योंकि रिलेशनशिप तो हर बहुत तरीके के होते हैं। आप लोगों को नागरिकता न दीजिए, लोगों के साथ दोयम व्यवहार करिए, तो ये भी कहा जाएगा एक प्रकार का व्यवहार है, लेकिन इट विल नॉट जस्टिफाई द नोशन ऑफ सिटीजनशिप। अब देखिए, जो टी एच मार्शल ने कहा है, टी एच मार्शल ने जो एक थ्योरी दिया है, वो उसने कहा है द सोशल सिटीजनशिप थ्योरी, द थ्योरी ऑफ सोशल सिटीजनशिप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, और 1950 की उसने ये अपनी पुस्तक में लिखा था, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, 1950 में, है ना। और ये इसका मूल मंत्र था, ही इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट द सोशल सिटीजनशिप, सामाजिक नागरिकता। नाउ दिस इज समथिंग दैट वाज नॉट हर्ड ऑफ टिल दिस बुक केम टू द मार्केट। अब देखिए, जो टी एच मार्शल है, ही इज अ ब्रिटिश स्कॉलर, and he has tried to discuss the problem of citizenship in 3 phases. He says that citizenship is basically a system of granting rights to the people. Citizenship is basically a theory. It is a system under which rights are granted to the people. और उसने ये जो अपनी सामान्य सी परिभाषा दिया, उसने कहा कि सिटीजनशिप मीन्स फुल इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ ह्यूमन सोसाइटी।
उसे कहा सिटीजनशिप मीन्स फुल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ ह्यूमन सोसाइटी, यानी किसी मानव समाज में मनुष्य का पूर्ण रूप से समाहित हो जाना ही नागरिकता का वास्तविक परिचय है। उसने कहा कि ब्रिटेन इज द फाउंडिंग कंट्री, इट इज द फाउंडिंग नेशन ऑफ द नोशन ऑफ सिटीजनशिप। अब देखिए, सबसे पहले क्रेडिट उसने अपनी कंट्री के लिए ले लिया। अब एक हमारा देश, सब बताइए, जैसे हमारे यहाँ प्राचीन समय में एक से एक विद्वान हुए थे। पाणिनि का आपने नाम सुना होगा, आपने महाकवि बाण का नाम सुना होगा, बाण भट्ट का नाम सुना होगा, श्री हर्ष का नाम सुना होगा। इतने बड़े बड़े वो रचना करके चले गए, किताबें लिखकर चले, ग्रंथ महाग्रंथ लिखकर चले गए। और हम लोग आज भी नहीं जानते उनके द्वारा ग्रंथ, वास्तविक ग्रंथ कौन थे। जो 2-4 हम लोग जानते हैं, बस उन्हीं के नाम जानते हैं। लेकिन कितने सारे ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। संस्कृत महाकाव्य में थे, संस्कृत वाङ्मय में तो कभी लेखक का ये कभी एक प्रचलन ही नहीं होता था कि लेखक अपना नाम मेंशन करेगा, ये मेरे द्वारा रचित है। लेकिन ये आधुनिक समय की देन है कि जहाँ पर हम लोग भी उसका पार्ट हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग ओनली द वेस्टर्न वर्ल्ड, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम थिंग। एक ऐसा माहौल बनने के, ऐसा इकोसिस्टम बन गया है। तो खैर, जो टीज मार्शल है उसने कहा कि ब्रिटेन इज द मदर कंट्री नॉट ओनली ऑफ डेमोक्रेसी बट ऑल्सो ऑफ सिटीजनशिप, है ना। ये तो हमने ब्रिटेन इज द द होम ऑफ डेमोक्रेसी, द होम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बहुत सारी बात सुनी है। लेकिन उसने ये कहा इट इज अ होम टू द नोशन ऑफ सिटीजनशिप ऑल्सो। नागरिकता का पहला विषय सबसे पहले इंग्लैंड ने ही दिया। अब कैसे दिया? उसने कहा नागरिकता का जो आरंभ हुआ, यानी लोगों को जो समाज में उसको एब्जॉर्प्शन जो शुरू हुआ, वो 3 फेजेस में संपन्न हुआ आज की तारीख में जाकर। पहला कहता 18th जो सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी में सिविल राइट्स वर ग्रांटेड टू द पीपल। 18वीं शताब्दी में लोगों को नागरिक अधिकार दिए जाने लगे। पहले जिस्ट है उसका। 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल राइट्स दिया जाने लगा, 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल राइट्स, और 20th सेंचुरी में सोशल राइट्स। उसने कहा ये 3 अलग अलग शताब्दियां हैं जो नागरिकता को लेकर, दिस इज द अनफोल्डिंग, द ग्रेजुअल अनफोल्डिंग ऑफ सिटीजनशिप इन द कोर्स ऑफ 300 ईयर्स। 300 साल के दौरान नागरिकता का विषय धीरे धीरे अनफोल्ड होता गया, और आज 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड हैज बिकम अ रोल मॉडल ऑफ सिटीजनशिप। हर तरीके से क्रेडिट अपने कंट्री को दिया। ये जो ब्रिटिश स्कॉलर थे, इन्होंने कहा कि सिविल राइट्स जो दिए गए, सबसे पहले मेल जो वर्कर्स थे, मेल इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे, अर्थात उस समय 18वीं शताब्दी में आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, औद्योगिक क्रांति चल रही थी, पूरी जोरों से चल रही थी। और उस समय जो मिल में काम करते थे, जो ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके फैक्ट्रियों में ब्लैक्स भी काम करते थे और वाइट्स भी काम करते थे। लेकिन इसे that the civil rights basically were granted to the white male working population, क्योंकि जहां माल्थस और रिकार्डो ऐसे लोग हो, वहां पर आप सोचिए नॉन ब्रिटिशर्स को कोई चीजें मिलती थी। बल्कि ये दोनों विचारक तो ऐसे थे कि जो उन्होंने कहा, जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन थी, इन्होंने तो कहा कि मजदूर की तो कभी परिवार बढ़ना ही नहीं चाहिए। मजदूर को जितना कम रिम्यूनरेशन दिया जाए, मानदेय दिया जाए, उतना ही अच्छा है। किसी मजदूर को ज़्यादा पैसा, ज़्यादा वेतन दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, वो आराम तलब हो जाएगा, आरामदेह हो जाएगा, उसकी फैमिली ग्रो करेगी, उसके बच्चे होंगे, फिर बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए चिंता करेगा, वो परिवार यानी जो डोमेस्टिक वर्क है उसमें उलझा रहेगा। एंड विद द रिजल्ट हु इज गोइंग टू डू द फैक्ट्री वर्क? कारखाने के लिए कौन फिर चिंता करेगा? यानी कारखाने का काम सफर होगा, आए दिन वो CL लेगा, आए दिन वो मेडिकल लेगा, आए दिन वो लॉन्ग लीव पर जाएगा। तो जो ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे वर थिंकिंग इन दीज टर्म्स। सो वेदर इट वॉज माल्थस, वेदर इट वॉज रिकार्डो, वेदर इट वॉज एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशंस, किसी ने भी, दे नेवर टॉक्ड अबाउट एनी काइंड ऑफ राइट्स फॉर द नॉन ब्रिटिश वर्किंग क्लास। इसलिए जो कोई प्रिविलेज देने के बारे में बात आई, तो द फर्स्ट प्रिविलेज दैट वाज ग्रांटेड वाज टू द मेल वर्किंग ब्रिटिश सिटीजन्स इन द 18th सेंचुरी। धीरे धीरे उनका ये अधिकार बढ़ते गए और उनके जीवन थोड़ा आरामदेह होता चला गया, थोड़ा रिलैक्स होता चला गया।
और बहुत सारे उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुए। संभवतः कार्ल मार्क्स ने इसीलिए कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब जो इंपीरियलिस्ट जो क्लास होगा, जो कॉलोनियल क्लास होगा, वो इतना ज़्यादा अपने आप में इतने सुख सुविधाएं इतना अर्जित कर लेगा कि जो परिश्रमी वर्ग होगा, जो मजदूर वर्ग होगा, उसको अपना अंत दिखने लगेगा, उसको आंख के सामने अंधेरा छा जाएगा। एंड ही विल बी कंपेल्ड टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द रूलिंग इंपीरियलिस्ट क्लास। ये कार्ल मार्क्स ने ये सोचा था, और इसीलिए शायद लेनिन ने भी कहा था कैपिटलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, जो अपनी पुस्तक लिखता है। लेकिन खैर यहाँ पर एक बात भी थोड़ा सा बताने जरूरी है, बस बहुत शॉर्ट में, जिससे विषयांतर ना हो, कि जहां मार्क्स ने सोचा था कि द फर्स्ट कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन विल टेक प्लेस इन अ डेवलप्ड वेस्टर्न वर्ल्ड, इन अ डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, दिस डिड नॉट हैपन। In fact, the first working revolution or the proletarian revolution in fact happened in a backward country like Russia. रूस ऐसे पिछड़े अग्रेरियन सोसाइटी में सबसे पहला साम्यवादी या श्रमिकवादी आंदोलन हुआ था। बोल्शेविक रेवोल्यूशन कह लें या प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन। क्यों मार्क्स की फिलॉसफी फेल हो गई? खैर मार्क्स उस समय तक था नहीं, इसलिए वो स्वयं उत्तर नहीं दे सकता था। लेकिन लेनिन ने ये कहा, लेनिन ने कहा व्हाट इज टू बी डन, जब वो लिखता है, लेनिन ने कहा कि द चेन ब्रेक्स एट इट्स वीकेस्ट पॉइंट। जो जंजीर टूटती है वो अपने सबसे कमजोर कड़ी के रूप में टूटती है। यानी जहाँ जंजीर जो होगी, जहाँ उसका सबसे कमजोर जो उसका एस्पेक्ट होगा, वहीं से सबसे पहले टूटेगी। और इसलिए उसने कहा जो रूस में जो रशियन इंपीरियल एम्पायर था, जो रशियन इंपीरियल रूल था, दैट वाज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ a bourgeois rule that was exploiting the people. That is the Tsar, the rule of the Tsar. That was basically untelling, that was too much compelling for the working classes, and therefore it was weakest at that point. उस समय वहाँ के जो मजदूर थे वो पूरी तरीके से तैयार थे, यानी रूस का जो मजदूर वर्ग था, कृषक वर्ग था, पूरी तरीके से तैयार था। और जो वहाँ रूस का जो इंपीरियल क्लास था वो अनप्रिपेयर्ड था। ही कुडेंट इवन एवर इमेजिन, क्योंकि जब मार्क्स ने, एंजल्स ने कह दिया सबसे पहला श्रमिक क्रांति होगी वेस्टर्न वर्ल्ड में होगा, वहाँ ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो यहाँ के जो जार जो लोग थे, इंपीरियल जो क्लास था, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। उसने कहा चलो चलो अब यहाँ हमारे यहाँ कुछ नहीं होना है, और इनफैक्ट हुआ सबसे पहले वहीं। लेकिन दिस वॉज नॉट अ वेरी कन्विंसिंग रिप्लाई ऑन द पार्ट ऑफ लेनिन। बहुत सारे इस पर स्कॉलर्स ने कमेंट किया है, और उसने कहा इट इज अ वीक डिफेंस बाय लेनिन। उन्होंने कहा कि द जार ऑफ रशिया was much less, it was far much less problematic or nuisance for the working classes of Russia as compared to the exploiting classes, as compared to the British exploiting classes of the Western world or in Britain. ब्रिटेन में तो मजदूरों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। जार तो कुछ नहीं कर पा रहा था, जार तो बहुत छोटा सा एक तबका था, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रशियन सोसाइटी। और जहाँ पर इतना ज़्यादा अनइवननेस नहीं था, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन डिविजन नहीं था। लेकिन पहली क्रांति तो वहाँ होना चाहिए। लेकिन खैर कुछ जो एक ऐसी नियति थी और भी सारे फैक्टर्स थे कि पहला रिवोल्यूशन वहाँ हुआ। तो जब हम टी.एच. मार्शल के बारे में बात करते हैं तो जो बताता है कि जो वहाँ वर्किंग क्लासेस हैं उसको सबसे पहले सिविल राइट्स मिला, और उनका जीवन थोड़ा सा और गरिमा में होने लगा, उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलने लगा, उनको कुछ सुविधाएं मिलने लगी। लेकिन उसने कहा सिटीजनशिप का अनफोल्डिंग यहीं से शुरू होता है। फिर कहता है 19वीं शताब्दी में आता है, 19th सेंचुरी में द प्रॉब्लम ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स इमर्ज इन ब्रिटेन। यानी जैसे हमने बताया था शुरू में, व्हाट इज सिटीजनशिप? सिटीजनशिप इज इन फैक्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल इन द स्टेट or any other political entity you can say. और ये this relationship is based on the notion of rights and duties. यानी जो अधिकार और जो ऑब्लिगेशन है, अधिकार और जो कर्तव्य है, इन्हीं की श्रृंखला पर आधारित नागरिकता का विषय होता है। तो नागरिकता का जो मूल विषय है आपके अधिकार और आपके उत्तरदायित्व या कर्तव्य। तो जो सिविल राइट्स था वो 18th सेंचुरी का पहली बारी जो लीगली कोई राइट्स मिला तो मेल वर्किंग पॉपुलेशन को मिला ब्रिटेन के। उसके बाद सेकंड जो राइट्स मिला 19th सेंचुरी में आ गया, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात आता है। तो कहता है जो पॉलिटिकल राइट्स था
political rights, why the demand for political rights came about? It arises, the political demand arose in the 19th century again by the privileged class, the class that got the civil and legal rights. They started clamoring for the political rights. Why? Because they wanted to safeguard their fortunes, their property, their establishments, their estate. कहते उनका ही मानना था कि अगर हम पॉलिटिकल पावर हमको नहीं मिलेगी, अगर हमें राइट टू वोट नहीं मिलेगा, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन नहीं मिलेगा, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज नहीं मिलेगा, तो संभवतः एक समय ऐसा आएगा जब हम केवल अपने सिविल पॉलिटिकल राइट्स लेकर रह जाएंगे और दूसरे जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, जो वर्किंग क्लास, जो वर्ग आ रहा था, जिसकी आवाज़ दिनों दिन और ज़्यादा मुखरित होती जा रही थी, सरकारों पर दबाव डाल रही थी, तो ऐसा ना हो कि डोमिनेंट ये जो क्लास है वो पॉलिटिकल क्लास बन जाए और हमारी जितने भी सुविधाएं हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाए। इसीलिए उनको ये डर था कि जैसे रूस में साम्यवादी क्रांति हुई और जिस प्रकार से अन्य जगहों पर जो उथल पुथल हो रही थी, कहीं हमारे यहाँ भी ना होने लगे। तो इसलिए जो सेकंड फेज था सिटीजनशिप का, वो ये था कि पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड होने लगी, जिससे कि वो अपने स्टेट को, अपने प्रॉपर्टी को अपने बचा सके। ये टी.एच. मार्शल कहता है 19th century was a century of the gradual unfolding of political rights for the British male working citizens। अब थर्ड स्टेज आता है वो 20वीं शताब्दी का, दैट इज द स्टेज ऑफ सोशल राइट्स, द सोशल राइट्स, और इसी को कहता है वो सोशल सिटीजनशिप, यानी सामाजिक नागरिकता को नाम देता है। अब देखिए, अच्छा टाइम की थोड़ा कंस्टेंट हो रहा है, बस ठीक है। अब देखिए जो टी.एच. मार्शल ने कहा, टी.एच. मार्शल ने जो बात कही कि जो थर्ड फेज आता है 20th century, उसने कहा कि सिटीजनशिप, the safety of the citizenship cannot be simply assured on the basis of civil political rights or the legal rights। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं मास रिवोल्यूशन ना खड़ा हो जाए ब्रिटेन में, क्योंकि उसको बराबर ये डर लग रहा था जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, कहीं ना कहीं वो कहीं रिवोल्ट ना कर दे। इसीलिए उन्होंने कहा कि नाउ द टाइम हैज कम that all the marginalized groups should also be brought in the public domain। They should be brought in the in the center stage of the political system। राजनीतिक व्यवस्था के बीच में इनको ले आना चाहिए। जो हाशिए पर लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो टॉयलिंग मासेस हैं, जो कृषक वर्ग हैं, जो नॉन रेजिडेंट ब्रिटेन्स हैं, या जो कॉलोनियल लोग जो वहाँ रह रहे हैं, इन सब को वहाँ पर अब किसी न किसी रूप में पॉलिटिकल सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया जाना चाहिए, नेशनल लाइफ में इंटीग्रेट कर दिया जाना चाहिए। इसलिए कहता है सोशल राइट्स बिकेम अ नेसेसिटी कंडीशन टू सेफगार्ड डेमोक्रेसी एंड to bring the wheel to a full cycle, to complete this process, to bring this process to a logical end। हर चीज में थोड़ा खतरा दिख रहा था, कहते सोशल राइट्स नहीं मिलेंगे, सामाजिक अधिकार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, समाज में एक बहुत बड़ी एक विभीषिका आ सकती है, किसी प्रकार की अस्थिरता आ सकती है, एक प्रकार की कोई रिवोल्यूशन आ सकता है, जो बार बार नियो मार्क्सिस्ट जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा कि द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन कैन नेवर बी शेल्ड। जो नियो मार्क्सिस्ट है, हर्बर्ट मार्क्यूज है, या जो एंटोनियो ग्राम्सी है, या जैसे और भी मैक्स हॉर्कीमर है ना, ये या मैक्स अडोर्नो है, थियोडोर अडोर्नो, जितने सारे नियो मार्क्सिस्ट हैं, किसी ने रिवोल्यूशन की संभावना को नकारा नहीं है। बस उन्होंने कहा वायलेंट रिवोल्यूशन नहीं होगा, अदरवाइज कल्चरल रिवोल्यूशन हो सकता है। उन्होंने कहा नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन पॉसिबल है। इसीलिए एंटोनियो ग्राम्सी ने अपनी थ्योरी दिया, द थ्योरी ऑफ हेजेमनी, आधिपत्य का सिद्धांत, जिसने सिविल पॉलिटिकल, जिसने डोमेन्स पर कब्जा कर लिया, जिसने लाइब्रेरीज पर, जिसने यूनिवर्सिटीज पर, जिसने कॉलेजेस पर, जिसने आइडियोलॉजीज पर, जिसने फिलॉसफीज पर कब्जा कर लिया आधुनिक संयंत्रों के माध्यम से, जिसे हम आज ICT कहते हैं, उसी का फिर वर्चस्व होगा। इसलिए उनको ये डर है। टी.एच. मार्शल ने 1950 में किताब लिखी है कि सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। तो जो सोशल क्लास को जब तक नहीं इंक्लूड करेंगे, सिटीजनशिप का अध्याय पूरा नहीं हो सकता। अब देखिए इसके काउंटर में एंथनी डिकेंस की बारे में बात आती है। एंथनी डिकेंस, उसने भी कुछ महत्वपूर्ण जो अपने कार्य लिखे हैं। अ कंटेम्परेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उसकी किताब है। अ कंटेम्परेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म 1981 में किताब आई। 1982 में एक दूसरी किताब लिखता है, प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक्स ऑफ सोशल थ्योरी। प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक्स ऑफ सोशल थ्योरी
ये दूसरी किताब है 1982 में है। और तीसरी किताब लिखता है नेशन स्टेट एंड द वायलेंस, 1985 में है। नेशन स्टेट एंड द वायलेंस ये 1985 में किताब है। जो तीन उसकी पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में वो चर्चा करता है अलग अलग स्थलों पर कि सिटीजनशिप को ये एक मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट क्या हो सकता है। एंथनी डिकेंस इज बेसिकली मार्क्सिस्ट इन बाय नेचर। वो एक साम्यवादी दृष्टिकोण अपनाता है नागरिकता को लेकर। और पहले तो देखिए वो ये बताता है, जो टी.एच. मार्शल जो अपने विचार व्यक्त करता है कि सोशल क्लास और सिटीजनशिप या सोशल क्लास जो कहता है, वो डिकेंस ने इसकी आलोचना किया, उसको खारिज कर दिया और कहता है कि ये जो मार्शल महोदय हैं, इस प्रकार से वो नागरिकता का सिद्धांत दे रहे हैं कि मानो इट इज अ प्रोसेस अनफोल्डिंग इन अ यूनिलीनियर मैनर। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जो एक दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और एक निश्चित दायरे से आगे बढ़ रही है, निश्चित दायरे में आगे बढ़ रही है। जैसे उसके लिए कोई सांचा बना दिया गया हो, कोई रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया, रेलवे लाइन बना दी गई हो कि 18वीं शताब्दी में सिविल राइट्स आएंगे, कि 19वीं शताब्दी में पॉलिटिकल राइट्स आएंगे, 20वीं शताब्दी में सामाजिक अधिकार आएंगे। ये तो कहते हैं इतना इन्होंने बना दिया कि हर एक शताब्दी को उन्होंने, जैसे कहते हैं ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ ये डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेमोक्रेसी, उसी तरह से इन्होंने ही बता दिया। तो पहली बात तो इन्होंने कहा ये तो गलत क्लासिफिकेशन है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो नागरिकता का दायरा बढ़ रहा है 18वीं शताब्दी में सिविल लीगल राइट्स का, 19वीं शताब्दी में पॉलिटिकल राइट्स का, तो उन्होंने कहा दायरा किसका बढ़ रहा है? ये दायरा जो बढ़ रहा है वो वाइट वर्किंग पॉपुलेशन का बढ़ रहा है, वाइट वर्किंग मेल पॉपुलेशन का बढ़ रहा है। जो गोरे नागरिक, जो पुरुष जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, उनका दायरा बढ़ रहा है। व्हाट अबाउट द ब्लैक्स, व्हाट अबाउट वीमेन, व्हाट अबाउट पीपल रिजाइडिंग इन दैट स्टेट फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो जिसे हम कहते हैं प्रवासी जो लोग हैं, नॉन रेजिडेंट्स जो वहाँ रह रहे हैं, उनका दायरा कौन सा बढ़ रहा है? तो उन्होंने कहा कि आप भूल जाइए कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो अधिकार मिले हैं, खास तौर से जो श्रमिकों को जो अधिकार मिले, मजदूरों को मिला, कृषकों को मिला है, वो कोई बेनिफिशियल हैंड ऑफ द गॉड नहीं मिला है, वो किसी दैवी कृपा से नहीं मिला है, वो किसी राजनीतिक व्यवस्था या कॉलोनियल मास्टर्स के द्वारा नहीं मिला है, बल्कि दीज राइट्स आर एन ऑफशूट, दे आर अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द सोशल मूवमेंट्स, ऑफ द लिबरेशन मूवमेंट्स, of the struggle movements that have been carried on by these people, that is by the marginalized people. जिसे फ्रांस फैनन ने अभी कहा था रेचर्ड ऑफ द अर्थ, जिसको कहता है जो हाशिए पर जो लोग हैं, उन्होंने इसके लिए एक लंबे समय तक संघर्ष किया है। चाहे वो कृषक रहे हों, चाहे मजदूर रहे हों, चाहे ब्लैक्स रहे हों, चाहे अमेरिका में जो हिस्पैनिक्स रहते हैं या जिसे हम हिप्पीज कहते हैं, चाहे लैटिनोस कहें, जो लैटिन अमेरिकन जो रहते हैं, चाहे जो येलो स्किन्स हैं जैसे हम भारतीय लोग हैं, है ना, वो लोग रहते हों, सबको जो अधिकार मिला किसी न किसी प्रकार का संघर्ष करके मिला है। इसलिए जो आज की स्थिति है पाश्चात्य जगत में, जिसके आधार पर वो अपने आप को कहते हैं, श्रेय देते हैं कि हम लोग तो दुनिया में नागरिकता के यानी खोजी देश हैं। जैसे अमेरिका कहता है दैट अमेरिका इज अ टॉर्च बीरर ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड, कि अमेरिका तो एक टॉर्च बीरर की तरह से काम कर रहा है। अगर उसके पास मानव अधिकार नाम की लालटेन ना होती, टॉर्च ना होती अमेरिका के पास, तो संभवतः विश्व भर में तो मानव अधिकार के रूप में तो सब तरफ अंधेरा रहता है, कहीं पर उजाला ना रहता, यानी कहीं पर अधिकार ही ना होते। इसलिए अमेरिका क्लेम करता है वी आर द टॉर्च बीरर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसी तरह से ब्रिटेन भी करता है। लेकिन एंथनी डिकेंस ने इसको बार बार कहा है कि पूंजीवाद में, मार्केटवाद में, मार्केट सोसाइटी में, इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी देयर कैन बी नो राइट्स पर्टिकुलरली फॉर द पीपल हु आर रिजाइडिंग ऑन द मार्जिन्स। कहा था, उसने कहा 18वीं 19वीं शताब्दी में तो बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन एंथनी डिकेंस ने एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट जो कही, जो ध्यान रखने वाली है, कहता है 20वीं शताब्दी में जो पूंजीवाद है उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो प्रोफाइल है, वो धीरे धीरे बदल गया है। पूंजीवाद का जो प्रोफाइल है, उसका स्वरूप है, कॉम्प्लेक्शन है, 20वीं शताब्दी में आकर बदल गया है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की, पहली बात तो ये, चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे एंथनी डिकेंस हो, चाहे कोई अन्य विचारक हो, कोई भी पूंजीवाद को नागरिकता के अनुरूप नहीं मानता। लेकिन एंथनी डिकेंस ने इस बात को ये कहा
एंथनी डिकेंस इस बात को स्पष्ट कर दिया कि 20वीं शताब्दी में अगर पूंजीवाद का स्वरूप बदल गया है और आज पूंजीवाद वेलफेयर कैपिटलिज्म आज बन गया है। आज पूंजीवाद क्लास डिफरेंस के नाम पे नहीं जाना जाता है, आज वो क्लास एब्जॉर्प्शन के रूप में काम कर रहा है। क्लास एब्जॉर्प्शन अर्थात जो दूसरा जो वर्ग है या तीसरा वर्ग है, आज धीरे धीरे सब कैपिटलिस्ट फोल्ड में इंटीग्रेट होते जा रहे हैं, एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। जो वेलफेयर कैपिटलिज्म है 20वीं शताब्दी का, यानी हर व्यक्ति को सुविधा दी जाएगी, यानी सारा जो भी मार्जिनलाइज क्लास है, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम करने वाला हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो ब्लैक्स हो, चाहे हम एशिया के जाने वाले लोग, पढ़ने वाले वहाँ लोग, विद्यार्थी हो, सबको अधिकार दिए जाएंगे, समान रूप से दिए जाएंगे। इसीलिए इसने कहा, एंथनी डिकेंस ने कहा, ये वेलफेयर कैपिटलिज्म है। अब देखिए ये बड़ा आमूल चूल परिवर्तन कर दिया इससे पूंजीवाद की फिलॉसफी पर, और संभवतः मार्क्सवादी जो विचारधारा है कि दैट कैपिटलिज्म कैनॉट गो टुगेदर विद मार्क्सिज्म हैज नॉट बीन, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये थोड़ा सा बस अभी तो समय नहीं है, जैसा हमें इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पर, बस हमें ध्यान रखने की ये बात है कि ये सारी चीज़ों को हमें ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब देखिए अब आगे इसके बारे में जब बात करते हैं, क्या मैडम इज माय टाइम कमिंग टू एन एंड? हेलो, हाँ सर, 4:30 बजे तक का था ना। अच्छा, 4:30 बज गया? ओहो, 4:30 बज गया। आप अच्छा, आप लोग तो बोर हो रहे होंगे ना? तो अच्छा, हाँ नहीं, बहुत ज्यादा भी सुनना, सवाल भी लेने हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ बस थोड़ा सा और सर, 5-7 मिनट और, है ना। तो ये देखिए, ये बराबर ये एक टेंशन बनी हुई है बिटवीन द फिलोसफर्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड द स्पोक्सपर्सन ऑफ द मार्क्सिज्म। जो मार्क्सवादी और ये जो पूंजीवादी जो विचारक है भाई, आज के जो हम लोग जो डिस्कोर्स है, वेस्टर्न डिस्कोर्स है, उसमें इन्हीं दो जो डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट से इसी नाम से एड्रेस करते हैं। एक तो कैपिटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है और दूसरा मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। अब देखिए इसके बारे में तो अगर आप देखिए, जॉन रॉल्स ने भी डिस्कशन किया है। 1972 की जो उसकी किताब आई है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स ने कहा है, उसने इस बात का मेंशन किया है, जो वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में बात करता है ना, अ न्यू कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है, ओरिजिनल पोजीशन के बारे में बात करता है। वो बात करता है कि सारे डिस्क्रिमिनेशन दूर करना चाहिए और व्यक्तियों को ज्ञान के पर्दे के पीछे बैठाया जाएगा, है ना। और एक प्रकार से जो प्रोसीजरल जो थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करता है, यानी जो जस्टिस दिया जाएगा उसकी जो प्रक्रिया होगी बिल्कुल अच्छी होगी, यानी उस प्रक्रिया में, न्याय देने की प्रक्रिया में किसी के प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए, ये जितने भी विचारक हैं पाश्चात्य जगत के, इन लोगों ने बातें तो बहुत अच्छी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं बात कहा है कि भेदभाव कैसे मिटाया जाएगा। कैन डिस्क्रिमिनेशन बी रूल्ड आउट, कैन डिस्क्रिमिनेशन बी एंडेड, इस बात को इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। इन्होंने अधिकांश स्टेटस को बनाए रखने के बारे में बात किया, यथास्थितिवाद, यानी जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, जिसके कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज ग्लोबलाइजेशन भी है, जिसमें हम कहते हैं समाज का जो 2 या 3% है, ऊपर का जो 2-3% है, आज वो मोर देन 90% वर्ल्ड रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें अमेरिकन का बहुत बड़ा नाम है। तो किस प्रकार से क्या ये स्टेटस को बना रहेगा? क्या नागरिकता या न्याय का जो विषय है, ये बिना समस्याओं के समाधान के क्या संभव हो पाएगा? जॉन रॉल्स ने इस बारे में कोई विचार नहीं किया, और साथ साथ टी.एच. मार्शल ने भी नहीं किया है। अब देखिए, यहाँ पर एक बस अंत में बात और मैं करूँगा, बहुत शॉर्ट में, ज़्यादा समय नहीं, 2-3 मिनट बस, और वो ये है कि नैन्सी फ्रेजर एंड लिंडा गॉर्डन, दो महिलाएं हैं, नैन्सी फ्रेजर और लिंडा गॉर्डन। इन्होंने फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट रखा है नागरिकता को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना संभवतः बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इन्होंने कहा कि क्या जितनी नागरिकता के बारे में बात चली आ रही पुरातन काल से और आज तक चली आ रही है, किसी भी एक डॉक्यूमेंट में महिलाओं का नाम आया है? सिटीजनशिप राइट्स, जैसे हमने कहा, द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ मैन, द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, फ्रांस का जो घोषणा पत्र है व्यक्ति तथा
नागरिक का, व्यक्ति तथा नागरिक का फ्रांस का उद्घोषणा है ना, द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789 को उद्घोषणा है। या इन्होंने कहा जितने भी और भी कह लीजिए कि जो ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स हैं सिटीजनशिप से जो रिलेटेड है, द राइट्स ऑफ मैन, टॉमस पेन की पुस्तक आई है द राइट्स ऑफ मैन, है ना, कहा उसमें इन्होंने क्वेश्चन किया वेयर आर द राइट्स ऑफ विमेन। इन्होंने कहा रिफ्लेक्शंस ऑन द थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, एडमंड बर्ग की पुस्तक थी, ऐसे था, निबंध था, रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। ये एडमंड बर्ग ने कहा, उसने कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट दिया, और उसके जवाब में द राइट्स ऑफ मैन आया टॉमस पेन का, और उसके जवाब में विलियम वो जो मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट, जो एक बहुत बड़ी महिला, जो एक लेखिका थी और एक्टिविस्ट थी, उसने बात लिखा द राइट्स ऑफ विमेन, उसकी पुस्तक है द राइट्स ऑफ विमेन। यानी इन महिलाओं का कहना है कि महिलाओं को बोलना जो पड़ रहा है नागरिकता के बारे में, न्याय के बारे में, कि जब कोई भी पुरुष जो विचारक है, पुरुष जो दार्शनिक आधुनिक समय में कोई भी महिलाओं के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, उनके अधिकारों के बारे में बात नहीं करना चाहता। जॉन स्टुअर्ट मिल एक जरूर है, उसने ऑन लिबर्टी जो पुस्तक लिखी 1851 में, वहां पर उसने कहा द राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन आर सेम, दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, देयर इज नो बैरियर, देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन द राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। दोनों के अधिकारों में कोई भेद नहीं है, कोई दीवार नहीं है। और इसलिए उन्होंने तो उनकी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने उनको बहुत सम्मान दिया, और उन्होंने कहा मेरा अस्तित्व एक दार्शनिक के रूप में, मेरी पत्नी के रूप में आता है, जो एक बहुत बड़ी स्वयं में दार्शनिक है, बहुत बड़ी स्वयं में वो एक विदुषी है, शी इज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल पर्सन। लेकिन उसके अलावा कहीं अधिकांश हमें सुनने को नहीं मिलता है। तो ये जो बात कही गई है उसमें जो नैन्सी फ्रेजर और लिंडा गॉर्डन ने एक ऐसे लिखा, उन्होंने कहा कि, और ऐसे का नाम था कि कॉन्ट्रैक्ट, द डाइकोटोमी बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड चैरिटी, द डाइकोटोमी बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड चैरिटी, व्हाई देयर आर नो सोशल राइट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत महत्वपूर्ण उसने ये ऐसे था, बहुत संक्षेप में बस बात कर रहा हूँ, बहुत ही संक्षेप में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उन्होंने कहा कि आधुनिक वी आर लिविंग इन द 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी। उन्होंने कहा डाइकोटोमी यानी विरोधाभास है। अमेरिका में जो कल्चर है दैट इज द मेल डोमिनेशन, देयर इज नो इशू ऑफ एनी राइट्स, एनी लिबर्टी, एनी फ्रीडम्स फॉर वीमेन। उन्होंने कहा क्यों मेल डोमिनेशन है, उन्होंने कहा बहुत समय से कल्चर ऑफ मेल डोमिनेशन हैज कम टू गेट एस्टैब्लिश इन अमेरिका। अमेरिका में आज ये पुरुष जो आधिपत्य है आज स्थापित हो गया है, मेल डोमिनेशन, द हेजेमनी ऑफ द मेल अथॉरिटी हो गई है। और उसने कहा जहाँ जहाँ ये पुरुष वर्ग बैठा है वहाँ वहाँ उसने एक नए कल्चर को जन्म देना शुरू कर दिया है, दैट इज द कल्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कल्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी भोगवादी संस्कृति यानी उपभोक्तावादी संस्कृति। उन्होंने कहा कि हर चीज में दे वांट कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा जो चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो या नॉन पॉलिटिकल क्लास हो, उनका इस चीज में आस्था है कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए बस चीजों को इस्तेमाल करो, फेंको, यूज एंड थ्रो कल्चर। दे कैनॉट स्टे विद वन पर्टिकुलर कल्चर फॉर लॉन्ग। और उन्होंने कहा धीरे धीरे ये जो मेल डोमिनेशन था जो पॉलिटिकल क्लास में आता गया, ये धीरे धीरे और क्षेत्रों में स्प्रेड होता चला गया, नॉन पॉलिटिकल एरियाज में स्प्रेड होता चला गया। और उन्होंने कहा इसी कारण से महिलाओं का परिवार, महिलाओं की वैवाहिक संस्था और महिलाओं का जो पूरा जीवन है आज वो पूरा दुर्दशा से भर गया। और उन्होंने कहा कि ये कारण है कॉन्ट्रैक्चुअल जो कल्चर आ गया अमेरिका में। और उन्होंने कहा जो कॉन्ट्रैक्चुअल कल्चर है इसी से एक जन्म हुआ है दूसरी प्रवृत्ति है, दूसरी कुरीति जन्म हुई। उन्होंने कहा द कल्चर ऑफ चैरिटी, द कल्चर ऑफ चैरिटी। अब उन्होंने कहा व्हाट इज कल्चर ऑफ चैरिटी। उन्होंने कहा अहम ब्रह्मो अस्मि, मैं ही हूँ ईश्वर। जैसे लुई द 14 नहीं कहता था आई एम द गॉड, यानी मैं ही सब कुछ हूँ समाज का, इसलिए चलो कोई दुखी ना रहे, मैंने इनको ये सुविधा दे दिया, मैंने इस वर्ग को ये सुविधा दे दिया, महिलाओं को हमने ये सुविधा दे दिया। तो उन्होंने कहा कि एक नया कल्चर क्या जन्म हुआ और वो था द कल्चर ऑफ चैरिटी। द कल्चर ऑफ चैरिटी यानी एक तरीके से एक चैरिटी यानी जो उदारवादी एक संस्कृति, यानी उदारवाद की संस्कृति, चैरिटी की यानी दान दक्षिणा की चैरिटी है ना, जिसे हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर कहते थे, लाल पाल बाल कहते थे,
द पॉलिटिक्स ऑफ बेगरी एंड मेंडिकेंसी, जिन्होंने इसको इन्होंने कहा कि हम ठुकराते हैं, लालपाल बाल ने कहा द पॉलिटिक्स ऑफ बेगरी एंड मेंडिकेंसी। तो इसी तरह से नैन्सी फ्रेजर और लिंडा गॉर्डन ने कहा वी डू नॉट वांट चैरिटी, we do not beg for any kind of extra liberalism on your part. Yani doing good to others, going to all sections of society is basically a matter of your obligation. It is your obligation towards the society, towards every individual. आप हम पर आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, यह आपका दायित्व है। आप कॉन्ट्रैक्ट कल्चर को खत्म करिए, तभी चैरिटी कल्चर खत्म होगा। हम किसी पर आधारित नहीं है। और इसीलिए कैरोल हेनिश, एक बहुत बड़ी, वो भी एक फेमिनिस्ट थी अमेरिका की, 1972 में उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट नारा दिया था, स्लोगन दिया था, पर्सनल इज पॉलिटिकल। आप सब लोग उससे परिचित होंगे, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, अर्थात व्यक्तिगत ही सार्वजनिक है। उसने कहा जो एक महिला डोमेस्टिक जो अरीना में, परिवार में जो काम करती है, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। गिनती तो आप लोग जो महानुभाव लोग बैठे हैं बाहर सार्वजनिक पदों पर, आधिकारिक पदों पर, शासन में, प्रशासन में, सारी तो वाहवाही आपकी हो रही है। तो उन्होंने कहा आज से मैं अपने लिए मानती हूं कि कोई भी व्यक्तिगत चीज, कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं रह गया है, वो सब सार्वजनिक दायरे में आ गया है। इसी को हम कहते हैं द रेडिकल फेमिनिज्म, इसको कहा गया है रेडिकल फेमिनिज्म। अर्थात तो इन्होंने कहा सिटीजनशिप डज नॉट मीन वन साइडेड ट्रैफिक, इसका यह मतलब नहीं एक साइडेड ट्रैफिक। और इसी बात को एंथनी गिडेंस ने स्पष्ट किया था जब उसने लिखा हिस्टोरिकल क्रिटिक ऑफ कंटेम्परेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। उसने कहा इट इज अ टू वे एक्सपेंशन ऑफ पावर, इट इज अ टू वे एक्सपेंशन ऑफ पावर, अर्थात शक्ति का दोनों तरफ एक्सपेंशन होता है कि अर्थात राज्य को की शक्ति बढ़ रही है। आप महिलाओं की और हाशिए पर मार्जिनलाइज लोगों की आप योगदान ले रहे हैं, उनका कॉपरेशन ले रहे हैं, इंक्लूसिवनेस आप क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है द पावर ऑफ द स्टेट इज इंक्रीजिंग। ऑन द अदर हैंड द पावर ऑफ द इंडिविजुअल्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, जब राज्य उनको रिकॉग्नाइज करेगा तब हमारी शक्ति बढ़ेगी। तो इसीलिए एंथनी गिडेंस ने कहा इट इज अ टू वे रिलेशनशिप ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द पावर। और इसी बात को कैरोल हेनिश ने कहा कि तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता, हमारे लिए नागरिकता का कोई विषय नहीं है, हमारे लिए तो अधिकार का मतलब कोई अधिकार ही नहीं है। हम लोग का परिवार टूटा हुआ, विवाह का जो संस्था वो टूट गई है। वहाँ आप देखिए एक व्यक्ति 4-4 महिलाओं से विवाह कर रहा है, पता नहीं किसका कहाँ रूट से। इसी बात को वो बहुत ही प्रखर रूप से बात कहती है। कैरोल हेनिश ने कहा, मैरी वॉलस्टोनक्रफ्ट ने कहा, और नैन्सी फ्रेजर और लिंडा गॉर्डन ने कहा। बहुत सारी चीज़ कही जा रही हैं। इसीलिए जो आधुनिक जो मॉडर्न डिस्कोर्स ऑफ फेमिनिज्म, जो मॉडर्न डिस्कोर्स है ऑन सिटीजनशिप, it carries a powerful voice of the feminist scholars, and they say that no issue will be complete, no issue or no discussion, no discourse on feminism will be ever complete unless the voice of women is incorporated। और उन्होंने कहा जब आप महिलाओं के बारे में आप बात करेंगे, इसका मतलब है आप सब और लोगों के बारे में भी बात करेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिस्कोर्स है और ये एवर कंटिन्यूइंग डिस्कोर्स है, और इसके बारे में बहुत कुछ और भी कहा जा सकता है। लेकिन मैं मैडम को, नीता बोरा शर्मा मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और सभी सम्मानित प्रतिभागियों को और डॉक्टर साहब को जिन्होंने आपने कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि आपने तो पहली बात मुझे मौका दिया इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात शेयर करने के लिए, और दूसरा क्षमा जो मैंने आपको थोड़ा प्रतीक्षा कराए रखा। थैंक्स एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत ही बहुत ही नॉलेज जिसको कहते हैं कि ज्ञानवर्धक लेक्चर आपका था। सभी लोग मन तो चाह रहा था कि थोड़ा और सुना जाए, थैंक यू सर, लेकिन समय की थोड़ा पाबंदी है। और मैं निवेदन करूंगा अपने प्रतिभागी दोस्तों से कि किसके कोई सवाल हो